नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कर्मा ई स्टडी ऐप पर आज हम करेंगे सामान्य वित्तीय व लेखा नियमों के नियम संख्या 1 से 26 तक को कैसे याद रख सकते हैं। आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सामान्य वित्तीय व लेखा नियमों के नियम संख्या 25 में किसका उल्लेख है। तो वहाँ आपके दिमाग में ये सेट रहना चाहिए, यह लेखाधिकारी लेखा कर्मचारी हैं, उनके कर्तव्य और दायित्व के संबंध में है। आपसे पूछ ले कि सामान्य वित्तीय व लेखा नियम हैं, उनके नियम संख्या 5 में क्या है, तो अविलंब सरकारी लेखे में राशि जमा की जाए। ऐसे कैसे याद रह सकता है। 11 नंबर में क्या है, इनका एक सामान्य सी ट्रिक और कुछ सेंटेंस फ्रेमिंग या कोई हल्का सा लिंक सेट करेंगे जिससे वो अपने क्या रहे, याद रहे। तो चलते हैं अपनी शॉर्ट स्वीट तरीके से बनाई हुई तरीकों पे। सामान्य वित्तीय व लेखा नियम पहला अध्याय है, अध्याय नंबर 1। उसका देखो, आपको बताया था मैंने, कोई भी एक्ट हो, कोई भी नियम हो, कोई भी संविधान में हो, उसमें मोस्टली पहला नियम होता है उसकी प्रस्तावना का, ठीक है। दूसरा नियम होता है उसकी परिभाषा का। तो ये तो हमेशा याद रखोगे। वैसे ही आप पहला नंबर नियम संख्या 1 प्रस्तावना, नियम संख्या 2 परिभाषा, ठीक है। 3 नंबर पे कार्यालय अध्यक्ष है, मैंने बताया था कार्यालय अध्यक्ष को लिखते हैं हेड ऑफ ऑफिस। कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3। तो 3 नंबर पे क्या होगा, HOO हेड ऑफ ऑफिस कार्यालय अध्यक्ष। अगला है संदेहों का निराकरण, रिमूवल ऑफ डाउट्स, रिमूवल ऑफ डाउट्स DOUBTS। इसको अपन काम में लेंगे। क्या काम में लेना है, अपने को काम में लेना है। ये D है ना, D, ये D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। देखो, ये लिंक टेक्निक में कहीं ना कहीं आपके ABCD ज्यादा काम आएगी। ABCD का आपको संख्या से रीजनिंग वाइज याद रखना आवश्यक है। जैसे A आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 पे, C आता है 3 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। अपन इसको पकड़ेंगे, डाउट का याद रखेंगे। जो ये संदेह है इसका इंग्लिश में होता है डाउट और D आता है 4 नंबर पे। तो 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमूवल ऑफ डाउट्स, संदेहों के निराकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही नंबर संख्या 5 में लिखा हुआ है धनराशियां अविलंब सरकारी लेखे में ली जाएं। धनराशियां जो भी सरकारी बकाया है, सरकार की आय है, वह तुरंत किस में ली जाए, सरकारी लेखे में ली जाए। अविलंब, अविलंब को अंग्रेजी में बोलते हैं सून, SOON, सून यानी शीघ्र। S की आकृति कैसी बन रही है, 5 की जैसे बन रही है। तो अपन जानेंगे कि अविलंब जब भी आएगा, अविलंब का मतलब है सरकारी लेखे में राशि ली जाए, ठीक है। तो S से लिंक करेंगे, सून से लिंक करेंगे, ठीक है। 6 नंबर में आ जाओ। 6 नंबर में है सरकारी धनराशियां निधियों में, जो सरकार के अकाउंट हैं उनमें जमा की जाए। जमा को बोलते हैं डिपॉजिट, जमा को क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बोलते हैं। वैसे तो आप इसको याद रख लेना, याद नहीं हो रहा तो देखो ये D है ना, छोटा D, वह 6 की जैसे बनता है, किसी जैसे आकृति बनती है, 6 की जैसे इसकी आकृति बनती है। अगर सेट नहीं हो रहा तो आप याद रख लेना। 7 नंबर है, 7 नंबर में है सरकार, 7 नंबर में है सरकार के बकायों। सरकार के जो भी बकाया हैं, सरकार के जो भी बकाया हैं उनका निर्धारण, संग्रहण और नियंत्रण। 6 से 7 से सरकार, ठीक है। सरकार के जो भी बकाया हैं उनका संग्रहण, निर्धारण करना किस में आ जाएगा, वो आएगा 7 में। सेट नहीं हो कोई चीज तो आप याद कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं इसी माध्यम से आप याद करो। इसके अलावा भी आप अन्य माध्यम कोई जनरेट कर सकते हो। मैं तो आपकी राह सुगम करने के लिए, आपकी जो क्लिष्टता है, जटिलता है, याद करने में जो समस्या आ रही है, उसमें एक लिंक सेट कर रहा हूं। हो सकता है आप इससे बढ़िया भी कोई सेटअप कर सकते हो। तो आपको याद रहना चाहिए कि किसी माध्यम से रहे, ठीक है। नेक्स्ट है 5 तो हो गया, 6 7 हो गया, 8 आ जाओ। 8 में क्या है, कोषागार से धनराशि निकालने के सामान्य सिद्धांत। कोषागार से धनराशि कैसे निकालेंगे, जिसका उल्लेख अपन ने पहले कर लिया। तो कोषागार को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेजरी, क्या बोलते हैं, ट्रेजरी, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, 8, कोषागार को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजरी और 8 बोलते हैं तो टे निकलता है। कोषागार में भी हिंदी में क्या निकलेगा, टे निकलेगा। एक तो ये हो गया, टे से ट्रेजरी, 8 से टे, ठीक है। ये नहीं सेट हो रहा तो अंग्रेजी में EAT, इसका मतलब होता है खाना, और एक होता है EIGHT, ठीक है। इसका मतलब 8।
तो देखो धनराशि कोई निकाल कर न खाया जाए, इसका उल्लेख इसमें है। कोषागार से धनराशि बिना नियमानुसार निकाल कर कोई न खा जाए, वो किसमें है? 8 में है। तो ईट यानी खा न जाए और 8 यानी 8। ठीक है, ऐसे कर लो आप याद। ठीक है, 9 नंबर पे है लोक निधियों से व्यय करने की अनिवार्य शर्तें। लोक निधि, लोक निधि, लोक को मैंने बताया, लोक को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक। क्या बोलते हैं? पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक फंड। पब्लिक फंड आपको ध्यान रखना है। पी से देखो, पी की आकृति, पी की आकृति कैसी बन रही है भाई? पी की आकृति नौ की जैसे बन रही है कि नहीं बन रही? तो पी नौ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नौ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो माध्यम ये होगा याद करने का। अगर ये माध्यम नहीं बैठ रहा तो आप दूसरा माध्यम और कर सकते हो, लोन। लोन का मतलब लो से लोक निधि और न से नो, न से नो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। 10 नंबर पे है वित्तीय औचित्य के स्तर। वित्तीय औचित्य के स्तर, इसको आप रख लो 10वीं से। किससे? 10वीं कक्षा बाद में स्तर चेंज हो जाता है, तो 10वीं का मतलब 10 और वी, 10 और वी, सॉरी 10वीं वी का मतलब वित्तीय औचित्य। 10 का मतलब 10 नंबर, तो वित्तीय औचित्य के स्तर किस में आएंगे? नंबर 10 में आएंगे। व्यय का नियंत्रण, व्यय को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। और 11 में भी क्या आता है? ई आता है। एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा अन्य तकनीकी भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। एक तकनीकी इसमें ज्ञानी, ज्ञा से 11 और नि से नियंत्रण, ज्ञा से 11 और न से नि से नियंत्रण। इससे भी आपके आसानी से याद हो जाएगा। जब भी आप ज्ञानी बोलोगे तो आप बोल जाएगा 11 नंबर पे नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? व्यय का नियंत्रण है। एक्सपेंडिचर का क्या है? नियंत्रण है। 12 नंबर में है अनियमितताओं, छिजत, हानि, छल के प्रति आंतरिक जांच। मेन टॉपिक तो इसका आंतरिक जांच है। अनियमितताओं संबंधी क्या है? आंतरिक जांच। आप इसको कैसे याद करोगे? देखो, पहले जो 25 पैसे होते थे उसको बोलते थे बारहनी। क्या बोलते थे? बारहनी बोलते थे। 12 प्लस अन्नी, बारहनी, 75 पैसे को बोलते थे। ठीक है, आजकल प्रचलित में नहीं है, क्योंकि चौवन्नी क्या हो गई? अप्रचलित हो गई। तो चौवन्नी अप्रचलित होगी तो 50 पैसे में चौवन्नी मिल नहीं सकती, बारहनी बनेगी नहीं। ठीक है, तो अप्रचलित है तो बारहनी याद रखना। 12 में क्या है? अन्नी है, अनियमितता है। बारहनी में 12 प्लस अन्नी, तो 12 का नंबर हो गया और अन्नी का मतलब क्या हो गया? अनियमितता हो गया। तो बारहनी याद रख लेना। क्या रखोगे? बारहनी रखना। इसके अलावा बारहनी भूमि होती है, बारहनी से याद रख सकते हो। 12 में नी, अनियमितता है ना, इस तरह याद कर लेना। 13 में भुगतान विलंब नहीं, भुगतान में क्या नहीं किया जाए? विलंब नहीं किया जाए। टाइम स्पेंड नहीं किया जाए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाए। वैसे तो आप इसको याद कर लेना, और याद ना हो तो ऑन टाइम भुगतान कैसा होना चाहिए? पेमेंट कैसा होना चाहिए? ऑन टाइम होना चाहिए। 30 में टी और टाइमली पेमेंट होना चाहिए, तो टी से लिंक कर सकते हो। 14 नंबर है लेखों का संधारण। कैसे याद रखोगे? चौधरी लेखा, चौधरी, कोई चौधरी नाराज हो गया तो आपने कहा ले चौधरी खा, उसको खिला पिला के आपने क्या कर दिया? राजी कर दिया। तो ऐसे कोई भी मनगढ़ंत, कोई भी आपसे टैक्टिस ट्रिक बने, याद कर लो, बना लो, और भी अच्छी बने तो मुझे भी भेज दो, जो सभी का भला हो सके। चैट बॉक्स में जाकर भेज सकते हो। ठीक है, 15 नंबर पे है प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करना। 15 में प्रय निकलता है, इसमें भी प्रय निकलता है। आप कैसे भी सेट कर लो प्रमाण पत्र 15। ठीक है, पै और रे का मेल हो रहा है तो आप कहीं भी इसको कर सकते हो सेट। 16 आप याद रख लेना, विभागीय अधिकारियों के दायित्व किसमें है? 16 में है विभागीय अधिकारियों के दायित्व। वैसे मैंने तो इसको याद कर रखा है। ये जो 6 है ना, 6 ग की जैसे बन रहा है, और इसमें भी ग बनता है। तो विभागीय अधिकारियों क्या है? दायित्व है। हल्का सा कभी भूल जाते हैं तो वो लिंक सेट हो जाता है। 16 में ग मिल रहा है तो ग के आधार पर वो क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। ऐसे तो पूरा सेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, 17 में स बोलता है और 17 में आती है सूचना। तो इन्फॉर्मेशन किस में आ जाएगी? 17 में आ जाएगी। लेखा परीक्षा द्वारा सूचना मांगना किस में आ जाएगा? 17 में आ जाएगा। 18 में है संविदाएं, याद रख लेना। निविदा और संविदाएं किस में है? 18 में है। 19 में क्या है? सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। इसको याद रखने का तरीका तो ये कर सकते हो आप,
उसी दांत में क्या हो गया, दर्द हो गया। तो 19 में क्या है, सिद्धांत। 19 में तो क्या हो गए, सिद्धांत किसके, संविदाओं के। वो संविदा कितने में आ जाएगा, 18 में, संविदा 18 में। और उसी दांत में दर्द हो गया तो उस 19 में तो क्या हो गए, संविदाओं के सिद्धांत। ऊपर वाले में क्या है, संविदा क्या है उसके बारे में है। 9 नंबर पे है, 20 नंबर पे है हानियों की सूचना। हानियों का प्रथम बार उल्लेख हुआ है, हानियों को बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं, लॉस। एल का, एल है ना, एल की सीरीज है 12। एल रीजन में कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। और इस ओ को मान लो आप 0, तो ये कितना हो गया, मिलाकर 20। कितना हो गया, 20। आगे वाले एक को लेप्स कर दो, एक तो तरीका ये हो गया। एल को मान लो 12 और ये 0, या वैसे भी कर सकते हो आप, ये 0 आ रहा है, अगला अक्षर इसमें भी क्या है, 0 है, तो लॉस हो गया। हानियों के लिए कितना नंबर, 20 नंबर। ठीक है, अगला है 21 नंबर। इसको मान लो आप एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स। एक कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। इसमें भी कितना नंबर है, 1 नंबर है। ऐसे तो अनुमान रहेगा ही। हानियों के वाले चैप्टर में हानियां कब आती हैं, 20 नंबर से चल रही है, हानियां की शुरुआत 20 से होती है। तो 21 नंबर पे क्या आ जाएगा, दुर्घटनाएं आ जाएंगी, एक्सीडेंट्स आ जाएंगे। अब हानियों के लिए उत्तरदायित्व, हानियों के लिए उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो ये आर है, आर 2 की जैसे बनता है कि नहीं बनता, आर ऐसे बनता है, 2 की जैसे बनता है कि नहीं बन रहा है, 2 बन रहा है ना। तो ये आर है 2 नंबर, मतलब 22 नंबर पे क्या है, हानियों के बारे में चर्चा हो रही है। तो चर्चा में 1 नंबर पे तो एक्सीडेंट, ऐसे 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आर की आकृति कैसे बनती है, 2 की जैसे बनती है। ठीक है, 23 नंबर है, 23 नंबर है हानियों का अपलेखन। हानियों का अपलेखन, देखो अपलेखन को इंग्लिश में बोलते हैं राइट ऑफ, RIT, राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब कोई हानि हो गई, उसको राज्य के लेखे से हटाना, समाप्त करना। ठीक है, अब उसकी वसूली नहीं हो सकती, उसके लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसको राइट ऑफ कर देते हैं, हमेशा के लिए रिकॉर्ड से हटा देते हैं, उसको बोलते हैं अपलेखन। क्या बोलते हैं, अपलेखन। तो W कितने नंबर पे आता है, W इंग्लिश, W ABCD में नंबर पे आता है 23 पे। कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। तो 23 नंबर में क्या है, हानियों का अपलेखन। कैसे याद रखोगे, W ABCD में 23 नंबर पे आता है, और हानियों का अपलेखन भी कितने नंबर पे आता है, ये अपलेखन है, उसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ बोलते हैं। तो W के आधार पर 23 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, विभागीय विनियम, देखो ये विभागीय विनियम 2-3 बार आएगा। 29 नंबर में भी विभागीय विनियम ही है। यहाँ पे विभागीय विनियम की बात हो रही है, वो किसके लिए हो रही है, हानियों के लिए हो रही है। जो 29 नंबर पे विभागीय विनियम की बात होगी, किसके लिए होगी, राजस्व की प्राप्तियों के संबंध में होगी। ठीक है, अगला है 25 नंबर पे लेखाधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व। लेखाधिकारी हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या दायित्व हैं, उसका उल्लेख किसमें है, उसका उल्लेख है 25 नंबर में। किसमें है, 25 नंबर में। कैसे याद रखोगे, देखो अपने जो एसी आते हैं ना, एसी की क्षमताओं का आकलन किससे होता है, उसकी टन की क्षमता से। 1 टन का एसी, 2 टन का एसी, 3 टन का एसी, ऐसी क्वालिटी होती है। तो अपन तो अपनी सुविधा के अनुसार याद कर लेते हैं 25 टन एसी, 25 टन एसी, 25 टन का एसी चाहिए हमारे को। एसी का मतलब अकाउंटेंट या अकाउंट्स ऑफिसर, और 25 नंबर। तो 25 टन का एसी, 25 में क्या आता है, अकाउंट्स ऑफिसरों के जो कर्तव्य हैं वो आता है। 26 नंबर है, उसमें प्रत्यायोजन क्या है, प्रत्यायोजन। आजकल तो छप्पर नहीं होते, पहले झोपड़ी छप्पर होते थे। तो 26 पर क्या है, प्रत्यायोजन। 26 पर क्या है, प्रत्यायोजन। किससे याद करोगे, छप्पर। 26 में क्या है, प्रत्यायोजन। तो ये एक सामान्य तरीके हैं जिसके आधार पर आप इन नियमों को एक लिंक सेट कर सकते हो, इसके आधार पर इनको याद कर सकते हो सकता है आपके पास इनसे बढ़िया कोई माध्यम हो तो उसको अपना सकते हो। आपकी रटने की क्षमता, याद रखने की क्षमता इससे और भी अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ये एक आपके जो प्रयास है उसको सार्थक और सफल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए किया गया प्रयास है। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री श्याम।